नविता क्लासेस में आप सभी साथियों का स्वागत है। जो हमारा बायोकेमिस्ट्री का जो चैप्टर चला हुआ है बायोमोलिक्यूल एंड द सेल, उसमें हमने जो सेल का सिस्टम है वो देखा था लास्ट वीडियो में। इस वीडियो में हम जो सेल ऑर्गेनेलीज हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम न्यूक्लियस के बारे में स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो न्यूक्लियस है वो सबसे बड़ा सेल ऑर्गेनेली है, सबसे बड़ा है। ये आपको दिखाई भी दे रहा है इस वीडियो में। अब ये देखिए, ये आपका न्यूक्लियस है, ये सारा का सारा आपका क्या है, न्यूक्लियस है। ठीक है। अब इस साइज़ इसका बहुत बड़ा होता है, इसलिए लार्जेस्ट सेलुलर ऑर्गेनेली है, सराउंडेड बाय द डबल मेम्ब्रेन न्यूक्लियर एनवलप। जैसे हमारी सेल में दो मेम्ब्रेन थी, इनर एंड आउटर, ठीक है, ऐसे ही हमारे न्यूक्लियस में होती है, जैसे ये दिखाएगा। लेकिन डिफरेंस क्या है, सेल जो एनवलप होती है उसमें कोई भी पोर नहीं होता, ठीक है, या ब्रेकेज नहीं होता। लेकिन हमारा जो न्यूक्लियस होता है उसकी जो सेल होती है उसमें मेम्ब्रेन जो होती है उसमें ब्रेकिंग होता है। जैसे ये यहाँ से ये कर गया बाइंड, यहाँ से ये बाइंड किया ये, और उसके बाद आपका ये वाला स्ट्रक्चर। तो जो हमारा न्यूक्लियस है उसमें इस तरीके से जो स्ट्रक्चर हमने डिज़ाइन किया है, ऐसे ही बायोमेम्ब्रेन होती है, जिसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो क्या है, बाइलेयर है। ये हमने इस स्ट्रक्चर में दिखाई दे रहा है। ये जो यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है ना गैप, इसको बोलते हैं हम न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स, एनपीसी, न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स। अब जो न्यूक्लियर जो पोर कॉम्प्लेक्स है उसका जो डायमीटर होता है यहाँ पे दिखाया गया है वो कितना है, अबाउट 90 नैनोमीटर। ठीक है। अब इसकी रिक्वायरमेंट क्यों है, इंपॉर्टेंट चीज़ है। न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स न्यूक्लियस में क्यों होते हैं? देखिए, जो भी चीज़ न्यूक्लियस में हमारा क्या होता है, डीएनए होता है। ये डीएनए है न्यूक्लियस में। जो भी हमारे न्यूक्लियस में सिंथेसाइज होगा वो क्या है, साइटोसोल। ये हमारा कंप्लीट साइटोसोल है, सेल है, जिस सेल का ये साइटोसोल है। यहाँ से अगर हमें रिक्वायरमेंट है तो न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स के अंदर से क्या होगा, वो इनसाइड न्यूक्लियस आएगा। और कोई भी चीज़ न्यूक्लियस में सिंथेसाइज हुई है तो न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स से वो साइटोसोल में जाएगी। ठीक है। ये फंक्शन था हमारे न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स का, जिसका डायमीटर क्या है, 90 नैनोमीटर है। ठीक है। और हमारा जो ये पोर कॉम्प्लेक्स है, ये सेल मेम्ब्रेन की जो बायो मेम्ब्रेन तो उसमें नहीं होती, वो इंटैक्ट मेम्ब्रेन होती है। ठीक है। ताकि आउटसाइड जो इन्वायरमेंट है, सराउंडिंग है, उससे सेल इन्फ्लुएंस ज़्यादा ना हो। ठीक। अब इसमें क्या देखेंगे हम, लार्जेस्ट सेलुलर ऑर्गेनेली है न्यूक्लियस। ठीक है। सेलुलर ऑर्गेनेली है, डबल मेम्ब्रेन न्यूक्लियर एनवलप होती है। जो हमारी आउटर मेम्ब्रेन है वो क्या होती है, कंटिन्यूस विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये भी पूछा जा सकता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो किसके साथ कंटिन्यूस होता है, आपके न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन के साथ कंटिन्यूस होता है। इस स्ट्रक्चर में दिखाया भी गया है। देखिए, यहाँ पे जो है ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। यहाँ पे इसमें क्या है, ये कंटिन्यूस है। ये देखिए, ये कंटिन्यूस है। उसके बाद ये आपका ऐसे बना हुआ है, फिर ऐसे करके ये ऐसे बना हुआ है। तो इस तरीके से जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, न्यूक्लियर जो आउटर मेम्ब्रेन है, उससे क्या होता है, कंटिन्यूस फॉर्म में होता है। ठीक। उसके बाद इसी में क्या है, न्यूक्लियर पोर पे भी डिस्कस किया हुआ है। अब मैंने ये भी एक्सप्लेन किया कि जो पोर है वो परमिट करता है फ्री पैसेज को। जो भी मटेरियल साइटोसोल से न्यूक्लियस में आएगा या न्यूक्लियस से साइटोसोल में जाएगा, कोई भी प्रोडक्ट अगर सिंथेसाइज होगा न्यूक्लियस में तो वो इजी सराउंडिंग साइटोसोल में वो मूवमेंट करेगा। इसलिए न्यूक्लियर पोर जो है वो हेल्पफुल होता है यहाँ पे। उसके बाद इसमें इसी में आप सभी को पता है, वो मैं पहले भी बता चुका हूँ पहले की वीडियो में, जो हमारा न्यूक्लियस है उसमें क्या होता है, डीएनए होता है। अब जो ये डीएनए है ये एक रिपोजिटरी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है। डीएनए किस फॉर्म में होता है, आपका क्रोमोसोम की फॉर्म में होता है। ठीक है। अब इसमें देखते हैं, यूकैरियोटिक डीएनए एसोसिएटेड विद बेसिक प्रोटीन। मान के चलिए ये आपका डीएनए है। ठीक है। ये डीएनए है, इसके साथ में ये बोल रहा है कि एसोसिएटेड प्रोटीन कौन से होते हैं। मैं आपको स्ट्रक्चर दिखाता हूँ। ये डीएनए है आपका, ये डीएनए है। यहाँ पे जो होते हैं, जो बाइंडिंग यूनिट होती हैं, हिस्टोन्स की होती हैं, हिस्टोन प्रोटीन बोलते हैं इसको। फिर ये डीएनए इन पे कंप्लीट रैप करता है, और ये फिर से जो यहाँ से लेंथ चली हुई है ये घूम के इन पे रैपिंग बना के, कंप्लीट रैपिंग करके देन फाइनली ये आगे चलती हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे ये पूछ रखा है, जो डीएनए और जो हिस्टोन प्रोटीन बोलते हैं इनको, हिस्टोन प्रोटीन याद रखना इसको। जो प्रोटीन होते हैं जो डीएनए के साथ बाइंड होते हैं, ये भी पूछ सकता है, उनको क्या बोलते हैं, हिस्टोन प्रोटीन। दूसरी चीज़ क्या है, मैं आपको यहीं पे बताता हूँ इसी वीडियो में, कि जो हिस्टोन प्रोटीन है वो यूकैरियोटिक सेल का
में प्रेजेंट होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल में हिस्टोन प्रोटीन नहीं होते हैं। ये भी एक अच्छा डिफरेंस है। अब यहाँ पे ये पूछ रखा है कि जो हिस्टोन प्रोटीन और जो डीएनए होता है 1:1 के रेशियो में होता है। सही बात है, ये आपकी कंप्लीट एक थ्रेड है डीएनए की या क्रोमेटिन फाइबर की फॉर्म में। यहाँ पे इसके हिस्टोन प्रोटीन इससे बाइंड करते हैं और ये इसकी चारों तरफ क्या होती है, यहाँ से रैपिंग करती है डीएनए, देन आगे प्रोसीड करती है। इसलिए 1:1 के रेशियो में ये प्रेजेंट होता है डीएनए और आपका हिस्टोन प्रोटीन। डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन 1:1 के रेशियो में प्रेजेंट होता है। अब क्या होता है, जब ये एक डीएनए ये हिस्टोन प्रोटीन से बाइंड करेगा और आगे प्रोसीड करेगा, इस कंप्लीट यूनिट को यहाँ से लेके यहाँ तक की जो यूनिट होती है इसकी, ये स्टार्टिंग यहाँ से लेके और यहाँ तक की यूनिट जो डीएनए इसके चारों तरफ रैपिंग कर रहा है और फिर आगे प्रोसीड कर रहा है, इस यूनिट को बोलते हैं हम न्यूक्लियोसोम। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोसोम। एंड असेंबली ऑफ न्यूक्लियोसोम कंस्टिट्यूट द क्रोमेटिन। अब इस तरीके की जो असेंबली होंगी, जितनी भी असेंबली होंगी कि हमारे डीएनए के जो रैपिंग यहाँ पे होती है, फिर आगे प्रोसीड करती हैं, फिर आगे हिस्टोन आ जाएंगे ऐसे करके, ये हिस्टोन होंगे, फिर रैपिंग करेगी वो, फिर आगे प्रोसीड करेगी। तो इस तरीके की क्या होती है, मिलियंस ऑफ यूनिट्स होती हैं, ठीक है। और वो किसका निर्माण करती हैं? हम इसको बोलेंगे क्रोमेटिन, ठीक है। इसको बोलेंगे हम क्रोमेटिन, याद रखना है इसको। क्रोमेटिन फाइबर का निर्माण करेंगी और ये क्या करेगी, क्रोमेटिन फाइबर किसको बनाएगा? क्रोमोसोम को बनाएगा। इस तरीके से देखिए, ये आपका किस में स्ट्रेट फॉर्म में है, यहाँ पे आपके हिस्टोन इससे बाइंड करते हैं, आगे इसी तरीके से फिर हिस्टोन होंगे, तो इसको हम क्रोमेटिन फाइबर बोलेंगे। और क्रोमेटिन जब होती हैं मिलियंस ऑफ यूनिट, वो किसका निर्माण करती हैं? एक क्रोमोसोम का। ऐसे एक क्रोमोसोम होता है सेल के अंदर, ये क्रोमोसोम है। हमें ये भी पता है नॉर्मली जो क्रोमोसोम है उसका जो हमारी सेल में क्या फंक्शन है, ये देखने की कोशिश करेंगे। देखिए, जो क्रोमोसोम है वो कितने होते हैं? हम 23 ह्यूमन बीइंग में 23 पेयर्स होते हैं, 23 पेयर क्रोमोसोम होते हैं। उनमें कैसे डिवीज़न होता है? 2 टाइप के क्रोमोसोम हैं। पहला, अगर हम क्रोमोसोम के बारे में बोल रहे हैं, पहला ऑटोसोम, ठीक है, ऑटोसोम। और दूसरा जो क्या है, सेक्स क्रोमोसोम। हमें पता है 22 ऑटोसोम पेयर होते हैं और 1 सेक्स क्रोमोसोम होता है। सेक्स क्रोमोसोम में क्या होता है, जो मेल होता है उसमें क्या होता है, एक्स और वाई होता है, ठीक है। और जो फीमेल होता है उसमें जो क्रोमोसोम होंगे एक्स होंगे, ठीक है, ये याद रखना आप। उसके बाद इसी में क्या बताया है, ए सिंगल ह्यूमन क्रोमोसोम इज कंपोस्ट ऑफ ए मिलियन ऑफ न्यूक्लियो, वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, मिलियंस ऑफ न्यूक्लियोसोम होते हैं। अब ये भी बता चुका हूँ 46 क्रोमोसोम होते हैं। अगर आप 46 को पेयर में करेंगे कितने बनेंगे? 23 पेयर। ये भी बता चुका हूँ 23 पेयर कैसे होते हैं, 22 ऑटोसोम और एक आपका सेक्स क्रोमोसोम जो कि एक्स वाई और एक्स की फॉर्मेट में। एक्स वाई किस में होगा? मेल में। और एक्स किस में होगा? फीमेल में, ठीक है। उसके बाद न्यूक्लियस ऑफ द यूकैरियोटिक सेल कंटेन ए डेंस बॉडी। ये जो न्यूक्लियस में जो डेंस बॉडी होती है ना, ये न्यूक्लियस है, इसके अंदर भी एक बॉडी होती है, ये जो दिखाई गई है स्ट्रक्चर में। जैसे कि अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखेंगे, ये वाले में, ये देखिए, ये जो डेंस बॉडी है ना यहाँ पे, ये वाली डेंस बॉडी है, इसको न्यूक्लियस बोलते हैं, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस का भी फंक्शन देखेंगे अभी, क्या क्या काम करता है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियस ऑफ द यूकैरियोटिक सेल कंटेन ए डेंस बॉडी कॉल्ड न्यूक्लियोलस रिच इन आरएनए। जो ये आरएनए से ये रिच होती है और इस आरएनए को क्या बोलते हैं? राइबोसोमल आरएनए बोलते हैं, ठीक है। और ये थ्रू पोर, न्यूक्लियर पोर एनपीसी मैंने बताया, उसके थ्रू ये किस में? साइटोसोल में भी वो एंट्री करती हैं, ठीक है। जो न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस, इसमें ये हमारी न्यूक्लियोलस है और इसमें जो भी कंटेंट होगा लिक्विड कंटेंट, ठीक है, उसको बोलेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म। और जो सेल में जो कंटेंट होगा, क्योंकि सेल में ये कंटेंट है, यहाँ पे इसकी जो भी ऑर्गेनेल है वो प्रेजेंट है, और जो ये कंटेंट प्रेजेंट है यहाँ पे, ये कंटेंट, इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड कंटेंट मैट्रिक्स होगा उसको बोलेंगे हम न्यूक्लियोप्लाज्म। और सेल का जो मैट्रिक्स हो उसको बोलेंगे हम साइटोप्लाज्म। याद रखना इस चीज़ को। अब जो ये मटेरियल होता है, ये ग्राउंड मटेरियल होता है न्यूक्लियस का, ठीक है। न्यूक्लियस का ये ग्राउंड मटेरियल होता है, जिसको न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। वो क्या क्या? रिच इन एंजाइम। कौन कौन से एंजाइम होते हैं न्यूक्लियस के अंदर?
डीएनए पॉलीमरेज होता है, आरएनए पॉलीमरेज होता है, और काफ़ी ऐसे एंजाइम प्रेजेंट होते हैं जो डीएनए के जो फंक्शनिंग है उसमें वो परफॉर्म करते हैं। अब सेकंड जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, कई बार पूछ भी सकते हैं ये चीज़ें, कि एक डिजीज़ होती है HGPS बोलते हैं इसको, हचिसन गिलफोर्ड प्रोजेरिया सिंड्रोम, HGPC। ये रेयर कंडीशन होती है, मतलब एक ही बच्चा मिलेगा लगभग आपके 50 लाख बच्चों में, मतलब 1 in 5 million, ठीक है ना। उसको ये कंडीशन क्या होगी, एजिंग होगी। जैसे ही बच्चा पैदा होगा वो आपको बूढ़ा सा नज़र दिखाई देगा, एजिंग बिगिनिंग एट द बर्थ। इसको बोलते हैं HGPS। क्यों होता है, क्योंकि इसमें क्या जो न्यूक्लियर एनवलप होती है ना, उसमें क्या हो जाता है, जो भी कंटेंट है वो डिपॉजिट होना स्टार्ट होता है, क्योंकि डिस्टॉर्शन होता है न्यूक्लियर एनवलप का। न्यूक्लियर एनवलप होती है वो डिग्रेडेड फॉर्म में होती है, न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स उसमें अच्छे से फंक्शन नहीं करते हैं, और मेम्ब्रेन भी वो उसकी डिग्रेडेड फॉर्म में है, और उसके अंदर क्या होता है, एबनॉर्मल प्रोटीन जमा हो जाते हैं बॉडी के अंदर, ठीक है, उसके न्यूक्लियस के अंदर। इस प्रोसेस को बोलते हैं, या इस डिजीज़ को, सिंड्रोम को बोलते हैं HGPS, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड हमारी ऑर्गेनली है वो है हमारी माइटोकॉन्ड्रिया। अब देखिए जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसमें सबसे जो बच्चे आप देखेंगे इम्पोर्टेंट फंक्शन क्या क्या करती है और कहाँ कहाँ माइटोकॉन्ड्रिया का काम है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होती है, एक सेंटर है किस चीज़ का, सेलुलर रेस्पिरेशन का। जो हम रेस्पिरेशन कर रहे हैं, देन फाइनली हम जो ATP का प्रोडक्शन कर रहे हैं या एनर्जी करेंसी हम पैदा कर रहे हैं, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया बहुत बड़ा रोल है। इसलिए उसको सेलुलर रेस्पिरेशन में फंक्शनिंग करती है, सेलुलर रेस्पिरेशन में ये हेल्प करती है, एनर्जी मेटाबॉलिज्म में हेल्प करती हैं। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं, ठीक है ना। उसके बाद जो साइज़ होता है वो डायमेंशन क्या है, 1:3 माइक्रोमीटर। ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, 1:3 माइक्रोमीटर होता है। अबाउट 2000 माइटोकॉन्ड्रिया सेल के अंदर प्रेजेंट होती हैं, अप्रोक्सीमेटली बोला गया है। मैंने एक वीडियो में जो लास्ट वीडियो थी उसमें यही बताया था, हमारी जो सेल है उसके अंदर 100 and thousands में माइटोकॉन्ड्रिया होती हैं, और यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली कितना दिखाया गया है, 2000 माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होती हैं। मतलब टोटली जो अगर हम देखें सेल की जो वॉल्यूम है 1/5 पार्ट किसका बना होता है, माइटोकॉन्ड्रिया ही प्रेजेंट होती है 1/5। जब 2000 माइटोकॉन्ड्रिया एक सेल में होंगी तो सोचिए वो कितने ATP का प्रोडक्शन करेंगी, ठीक है, और वो कितना स्पेस घेरेंगी, तो 1/5 वॉल्यूम उनकी सेल के अंदर प्रेजेंट होती है। डबल मेम्ब्रेन होती है माइटोकॉन्ड्रिया की, ये आपकी माइटोकॉन्ड्रिया है नॉर्मली, ठीक है। आउटर मेम्ब्रेन है इसकी, ये इनर मेम्ब्रेन जो होती है इसकी, ये फोल्ड फॉर्म में होती है, फोल्ड फॉर्म में। ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये आपकी इनर मेम्ब्रेन है। इनके बीच का जो स्पेस बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस बोलते हैं, ठीक है। और ये जो इनर मेम्ब्रेन जिसको राउंड करती है, या जिस इसके अंदर जो मटेरियल होता है उसको माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स बोलते हैं। ये आउटर मेम्ब्रेन है। इस मेम्ब्रेन और इस मेम्ब्रेन के बीच के स्पेस को बोलेंगे हम इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, ठीक है। जो इनर मेम्ब्रेन जिस चीज़ को कवर करती है, ये जो स्पेस है, इस स्पेस के अंदर जो है इसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, ठीक है। अब ये देखिए इंटरनल चैम्बर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया नॉन द मैट्रिक्स और माइटोसोल, ठीक है। जो मैंने फोल्डिंग करके दिखाई थी, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसमें जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो फोल्ड फॉर्म में प्रेजेंट होती है। फोल्ड फॉर्म में प्रेजेंट होगी तो इसको ये जो फोल्डिंग होती है, इन फोल्डिंग को बोलते हैं क्या, क्रिस्टी। याद रखना, इनको क्या बोलते हैं, क्रिस्टी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, माइटोकॉन्ड्रिया के जो मेम्ब्रेन है उसमें कौन कौन के कंपोनेंट होंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, ठीक है। ये इनर मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। जो क्रिस्टी मैंने दिखाया था इसमें कौन कौन से जो ट्रांसपोर्ट चेन के जो होंगे कंपोनेंट होंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के कंपोनेंट होंगे और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन के होंगे, ठीक है। मैट्रिक्स जो दिखाया था मैंने, इनर मेम्ब्रेन जिसको कवर करती है, उसमें बहुत सारे एंजाइम होते हैं जो एनर्जी मेटाबॉलिज्म में हेल्प करते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका आता है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो क्या क्या काम करती है, वो प्रिंसिपल प्रोड्यूसर है किसकी, ATP की। ATP कहाँ प्रोड्यूस होगा, जो माइटोकॉन्ड्रिया जो है जब भी जिस भी ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होगी या सेल में प्रेजेंट होगी, डेफिनेटली वो सेल क्या कर रही होगी, एरोबिक रेस्पिरेशन कर रही होगी। इसलिए जो भी जहाँ भी
माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, डेफिनेटली वो सेल क्या है, एरोबिक सेल है। ह्यूमन बीइंग के अंदर एरोबिक सेल है, क्योंकि हम एरोबिक इन्वायरमेंट में रहते हैं, तो डेफिनेटली माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी का प्रोडक्शन करेगी, क्योंकि वो एरोबिक सेल में प्रेजेंट है। माइटोकॉन्ड्रिया प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर क्यों नहीं है? क्योंकि जो प्रोकैरियोटिक सेल है वो एनाबॉइक इन्वायरमेंट में रहती है, इसलिए वहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट नहीं होती। अब इसकी जनरेशन के बारे में बात की जा रही है कि इसका जो जनरेशन है वो कहाँ से आया। अगर वो माइटोकॉन्ड्रिया जो है हम उसको प्रोकैरियोटिक फंक्शन की तरफ से देखते हैं, क्योंकि बहुत सारे जो फंक्शन होते हैं उसमें प्रोकैरियोटिक सेल की तरह होते हैं, लेकिन उसका जनरेशन प्रोकैरियोटिक सेल से है। ठीक है, उसके बाद ये तो हमने कवर कर लिया, एनर्जी प्रोवाइड करती है। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स है, सेलुलर डीएनए प्रेजेंट होता है उसके अंदर, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए बोलते हैं। देखिए जो माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स है उसके अंदर उसका खुद का डीएनए होता है। ठीक है, इसको माइटोकॉन्ड्रिया का जो डीएनए होता है या माइटोकॉन्ड्रिया को किसी और जो सेल है वहाँ से डीएनए की रिक्वायरमेंट नहीं होती, इसका खुद का डीएनए होता है। ये भी एक अच्छा पॉइंट है, क्योंकि ये देखा जाता है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया का ओरिजिन है वो प्रोकैरियोटिक सेल से होता है, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल का जो डीएनए है वो वहाँ उसका एक न्यूक्लियस डिफाइन नहीं होता, वो वहीं जो प्रोकैरियोटिक सेल है साइटोसोल में वो डीएनए प्रेजेंट होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया में भी ऐसा ही है। और माइटोकॉन्ड्रिया का जो डीएनए है कोवलेंटली क्लोज सर्कुलर डीएनए होता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, इसलिए प्रोकैरियोटिक में भी यही डीएनए होता है इसी टाइप का, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी यही डीएनए होता है। ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे ये बताया गया कि जो माइटोकॉन्ड्रिया इक्विप्ड विद इंडिपेंडेंट प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी, माइटोकॉन्ड्रिया साइटोसोल की जो मशीनरी होती है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए उसका यूज़ नहीं करती, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया की जो जो माइटोकॉन्ड्रिया का जो मैट्रिक्स है उसी में प्रोटीन सिंथेसिस यूनिट होती हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया का प्रोटीन का सिंथेसिस उसका मैट्रिक्स के अंदर जो मशीनरी हैं वही जनरेट करती हैं, इसलिए इंडिपेंडेंट प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी होती है इसके अंदर। ठीक है, उसके बाद स्ट्रक्चर एंड फंक्शन माइटोकॉन्ड्रिया, अब वो मैंने डिस्कस किया था। जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो रिजेंबल करती है प्रोकैरियोटिक सेल से। ठीक है, अब यही चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में हमने जो डिस्कस किया है वो आपका न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में डिस्कस किया है कि क्या क्या होते हैं, क्या क्या इसके फंक्शन होते हैं, कहाँ कहाँ न्यूक्लियस में क्या चीज़ प्रेजेंट होती है, कैसे आपका जो डीएनए है वो क्रोमेटिन की फॉर्म में होगा, फिर आपका वो क्रोमोसोम की फॉर्म में होगा। ठीक है, उससे पहले वो जो क्रोमेटिन है उसमें क्रोमेटिन के अंदर आपके हिस्टोन प्रोटीन होते हैं, हिस्टोन प्रोटीन एक यूनिट की फॉर्म में होता है, और मिलियंस ऑफ जो आपका इसको बोलते हैं न्यूक्लियोसोम, मिलियंस ऑफ न्यूक्लियोसोम्स होते हैं आपके इसके क्रोमेटिन के अंदर। ठीक है, और ये क्रोमेटिन क्या करते हैं, क्रोमोसोम की फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, आज की इस वीडियो में हमने न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में डिस्कस किया, और ये भी डिस्कस किया कि कहाँ से क्वेश्चन पूछने के चांसेस हैं, क्वेश्चन कहाँ किस फॉर्मेट में आ सकता है। रेशियो याद रखें, 1:1 का रेशियो होता है डीएनए का और हिस्टोन प्रोटीन का। ठीक है, हिस्टोन क्या होता है, प्रोकैरियोटिक के अंदर नहीं होते, ये भी मैंने बताया। हिस्टोन प्रोटीन कहाँ होते हैं आपकी, हिस्टोन प्रोटीन प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर नहीं होते, हिस्टोन प्रोटीन यूकैरियोटिक सेल के अंदर होते हैं। ठीक है, 1:1 के रेशियो में होते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। वीडियो अगर आपको पसंद आई, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू ऑल।